Welcome, guys. Welcome on this YouTube channel. So, let's start our today's lesson. क्योंकि हम लोग गेट की एक प्रैक्टिस सीरीज लेके चल रहे हैं. आज का जो लेसन है ये आपके केमिस्ट्री सेक्शन से है. केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर लाइफ साइंस के अंदर एक आपका कंपलसरी पोर्शन होता है केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको आपको अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें आपसे बेसिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछते हैं. क्योंकि हम लोग लाइफ साइंस के स्टूडेंट होते हैं, सो सम ऑफ अस स्टूडेंट्स फेस वेरी डिफिकल्टी ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द केमिस्ट्री सेक्शन. सो हम लोग इस सीरीज के अंदर केमिस्ट्री सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें हर ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल्ड मैनर. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से पुट किया है जो कि आपके एक्सेल लाइफ साइंस के अंदर केमिस्ट्री सेक्शन में पूछा गया है, जो कि आपका वेस्पर थ्योरी से है. अगर आप सिलेबस को देखते हो तो उसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है. वेस्पर थ्योरी आपके सिलेबस में है, इम्पॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द लाइफ साइंसेस देन यू शुड नो कि किस तरीके से आपकी वेस्पर थ्योरी आपके लिए हेल्पफुल होती है ना, और किस तरीके से क्वेश्चंस अगर वेस्पर थ्योरी से आते हैं तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, बहुत ही सिंपल से और बेसिक वे में हम यहाँ पे समझेंगे. हम लोग केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यहाँ पे हम लोग लाइफ साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. इट मीन्स दैट कि हम चीजों को उस हिसाब से रिलेट करते हुए चलेंगे. ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये आती है कि आपके सिलेबस के अंदर ये वेस्पर थ्योरी क्यों दी गई है. देखिए, हम सभी को पता है लाइफ साइंस के अंदर एक हमारा हम लोग सब ब्रांच कह सकते हैं. सब ब्रांच आता है हमारा बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में आपकी क्या चीजें आती हैं, आप जितने भी आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कंपोजिशन पढ़ते हो, है ना. और आप सभी को पता है चाहे कोई भी आपका बायोमोलिक्यूल है वो सभी किससे मिलकर बने हैं, एटम से मिलकर बने हैं. और एटम्स आपके केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हो, है ना. जब बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं तो उनसे आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं. और अगर वो मॉलिक्यूल्स आपके लाइफ सस्टेनिंग है तो हम लोग उसे कह देते हैं बायोमोलिक्यूल्स. और उन्हीं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम लोग डिटेल मैनर में बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है जब भी आप किसी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझते हो तो उसका मॉलिक्यूलर बेसिस भी आपको समझ में आना चाहिए. इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके सिलेबस में वेस्पर थ्योरी रखी गई है. बिकॉज वेस्पर थ्योरी आपको क्या बताता है, ये स्ट्रक्चर बताता है. या हम कहें कि आपके किसी भी मॉलिक्यूल, या हम कह सकते हैं किसी भी पॉली एटम्स या पॉली एटमिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में वेस्पर थ्योरी आपको हेल्प करती है ना. आप सभी ने बेसिकली स्टार्टिंग में जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, डील करते हैं, तो हम लोगों ने वहां पे लेविस स्ट्रक्चर पढ़ रखी होती है कि जब भी हम लोग दो एटम्स के बीच में बॉन्ड्स वगैरह देखते हैं तो उस टाइम पे हम लोग उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, उनकी सबसेल्स को देखते हैं और उसके बाद हम उनका लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. बट लेविस स्ट्रक्चर के अपने कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं और उन्हीं ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए आपकी वेस्पर थ्योरी आती है. ये वेस्पर थ्योरी क्या बताती है, स्ट्रक्चर के बारे में. तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी द मॉलिक्यूल व्हिच हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर. वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो लीनियर स्ट्रक्चर शो करेगा. ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप तुक्का तो बिल्कुल नहीं लगा सकते. आपको सबसे पहले वेस्पर थ्योरी के बारे में आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज वेस्पर थ्योरी, है ना. अब हम वेस्पर थ्योरी को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, उसे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं. सबसे पहले हम इसको यहाँ पे अगर इसका फुल फॉर्म देखते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन. ठीक है, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, मैंने जितने भी मेरे प्रीवियस लेसन है सभी में मैंने आपको कहा है, कोई भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, कोई भी बायोलॉजिकल कंसेप्ट, इवन केमिस्ट्री का कंसेप्ट आप पढ़ते हो तो आपको सबसे पहले उस चीज को सब्स्टिट्यूट करके उसका एक्चुअल मीनिंग समझना होगा. अगर आपको वो समझ में आ गया तो कुछ आपके पॉइंट्स वहीं पे क्लियर हो जाते हैं. वेस्पर का अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसका फुल फॉर्म देखते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी. ठीक है, हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं. हम सभी को पता है ये न्यूक्लियस होता है. इस न्यूक्लियस के बाहर कुछ सबशेल्स होती हैं, है ना, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं. राइट, कोई भी आपका मॉलिक्यूल है, कोई भी आपका एटम है, उस एटम के बाहर सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर उसकी ऑर्बिटल्स होती हैं.
जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे। पहली सब सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरी सब सेल्स के अंदर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? ये सब चीजें आपको पता है, राइट? बाहर वाली के अंदर आपकी 8 ऑक्टेट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें केमिस्ट्री में सबसे पहली क्लास के अंदर सिखाई जाती है, राइट? सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। हम किसी भी एटम की वैलेंसी चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? कि जो भी हमारा एटम है, जो भी हमारा मॉलिक्यूल है, उसकी आउटर मोस्ट सबसेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि उस पर्टिकुलर एटम की क्या वैलेंसी होगी, है ना। जैसे कि अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये इसकी सबशेल्स है, ठीक है। ये इसकी सबसे पहली सबसेल्स है। हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो आप यहाँ से क्या देखते हो कि इसकी सबसे पहली सबसेल के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना। तो हम कह सकते हैं ये सबसेल्स हमें ये बताती है, जो आउटर मोस्ट सबसेल्स है वो वैलेंसी बताती है। वैलेंसी का मतलब कि अगर वो पर्टिकुलर एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है किसी दूसरे एटम के साथ में, तो किस तरीके से शेयर करेगा या कितनी उसकी टेंडेंसी है, वो शेयर कर भी सकता है कि नहीं, ठीक है। इसी वैलेंसी के बेस पर हम लोग देखते हैं कि हमारा एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो हम यहाँ पे जब वेस्पर थ्योरी की बात करते हैं, तो आपको एक चीज यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग के केस में ही एप्लीकेबल होगा। क्लियर? वैलेंस शेल यानी कि हम लोग यहाँ पे जिस शेल की बात करने वाले हैं वो हमारी आउटर मोस्ट सब शेल होगी, और उसकी वैलेंसी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इन केस ऑफ वेस्पर थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या समझा? इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब यहाँ से तो समझा हमने कि वैलेंस शेल की वैलेंसी की हम लोग देखने वाले, उसको चेक करने वाले हैं, और उसके बेस के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करते हैं। एक बेसिक सी चीज आप सभी ने पढ़ी है, नेगेटिव चार्ज सेम चार्ज आपके रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज आपके अट्रैक्ट करते हैं, है ना। यानी कि अपोजिट चार्ज के अंदर हमेशा अट्रैक्शन होता है और जो सेम चार्ज होते हैं उनके अंदर रिपल्सन होता है। तो इस वेस्पर थ्योरी का जो बेसिस है वो क्या है? पेयर रिपल्सन। किसका पेयर रिपल्सन? इलेक्ट्रॉन के बीच का पेयर रिपल्सन, ठीक है। यानी कि आप सभी ने ये चीज पढ़ी होगी ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, किसी भी एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है। अगर वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम आपका चार्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो रिपेल करेंगे, है ना। तो उसी के बेस के ऊपर जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को यहाँ पे शो करते हैं, या कह सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की एटम की जो स्ट्रक्चर होती है वो समहाउ इन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन के ऊपर डिपेंड करती है। और उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है आपकी वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी प्रिडिक्ट करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की या पॉली एटम की क्या स्ट्रक्चर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं किसका, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं CH4 का, मीथेन का हम एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा मॉलिक्यूल है। सबसे पहले आप देखते हो इसके अंदर जो सेंटर एटम है दैट इज C यानी कि कार्बन। सेंटर एटम क्या होता है? सेंटर एटम वो एटम होता है जिसके साथ आपके आपके जो दूसरे एटम्स होते हैं वो अटैच होते हैं, या कहें सेंटर एटम जो कि सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो जब कभी भी आप वेस्पर थ्योरी अप्लाई करें तो आपको सेंटर एटम को सबसे पहले नोटिस करना होता है। सेंटर एटम देखने के बाद आप देखते हो कि उसके साथ हाइड्रोजन एटम किस तरीके से अटैच है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर लेविस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते हैं तो इसमें आपके स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्ड एंगल बनना चाहिए वो आपका कैसा बनेगा? लेविस कंपोजिशन के हिसाब से बॉन्ड एंगल बनना चाहिए 109 डिग्री, 109 डिग्री। लेकिन जब हम वेस्पर थ्योरी यहाँ पे लगाते हैं तो हमारा यहाँ पे सेम ही ऐसा ही हमें स्ट्रक्चर मिल जाता है ना। यहाँ पे जो एंगल बनता है उसमें वो एंगल भी हमारा 109 डिग्री ही बनता है, ठीक है। ये तो सिंपल सी स्ट्रक्चर की बात हो जाती है। लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर आपके पास ऐसा अवेलेबल है, सपोज हम यहाँ पे बात करते हैं NH3 की बात, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे आपका सेंटर एटम है। अब सेंटर एटम की सबसे पहले हम लोग वैलेंसी देखेंगे।
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी, यानी कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल होगा उसकी सबसे पहले हमें वैलेंसी देखनी है। सो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 5, कार्बन की वैलेंसी कितनी थी 4। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हमने यहाँ से चेक करी, ठीक है, हमने देखा यस इसकी वैलेंसी 5 है ना। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं ये किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो जब यहाँ पे आप इसकी NH3 की स्ट्रक्चर देखते हो तो इसके अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये एक्चुअल 109 ना बन के ये डेविएट हो जाता है 107 तक, ठीक है। अब अगर लेविस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आइडियली ये जो एंगल बन रहा था आपके दो हाइड्रोजन के बीच में, दो बॉन्ड पेयर के बीच में, आइडियली ये एंगल 109 होना चाहिए था, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड में या फिर हम कह सकते हैं मीथेन के अंदर होता है। लेकिन इस लोन पेयर की वजह से अब ये एंगल आपका डेविएट हो गया 107 या 107 डिग्री तक। अब ये डेविएशन क्यों हुआ वही चीज आपका एक्सप्लेन करती है वेस्पर थ्योरी, ठीक है। और इसी कंसेप्ट को हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं, ठीक है। यस, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, let me erase all these link on this slide. Yes, now see what is valency. I already explained to you, but फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 1s2 2s2 और आपका 2p4, राइट। यानी कि इसकी जो वैलेंसी होगी इसकी 6, ठीक है। 6 इन द सेंस कि इसका जो आउटर मोस्ट सबसेल होगा उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखिए, इस आउटर मोस्ट सबसेल को स्टेबल बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये ऑक्टेव बना देगा और ऑक्टेव बनाते ही ये सबसेल आपकी फुल्ली स्टेबल हो जाती है ना। सो यही आउटर मोस्ट सबसेल जो होता है ये हमारी वैलेंसी को बताता है। सेम ऐसे ही नियॉन के केस में इसकी जो वैलेंसी है वो 8 है। इसके आउटर मोस्ट सबसेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से सबसे पहले जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल के ऊपर हम वेस्पर थ्योरी अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी वैलेंसी या कहें उसका वेस्पर नंबर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की क्या स्ट्रक्चर होगी। क्लियर गाइस? यस। अब हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स की कि वेस्पर थ्योरी में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, जब भी आप किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी प्रेडिक्ट करें या आप देखें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड करना है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मुझे कोई मॉलिक्यूल दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहले तो ये देखूंगी कि इसका सेंट्रल एटम कौन सा है। मैंने देखा इसमें सेंट्रल एटम जो है वो है कार्बन, राइट। यस, इसका सेंट्रल एटम क्या है, इट्स कार्बन, राइट। अब उसके बाद मैंने देखा कि इसकी वैलेंसी कितनी है। सो ऑल वी नो दैट कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, राइट। अब इलेक्ट्रॉन पेयर हैव अ टेंडेंसी, आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन पेयर have a tendency to orient themselves in a way that minimize the electron repulsion between them and maximize the distance between them. देखिए क्या होता है, जब किसी भी आप एटम की बात करते हैं सो उस एटम के अंदर हमें पता है कि फ्री स्पेस है और उस फ्री स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन के क्लाउड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से रिपेल करते हैं, क्योंकि सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा एक दूसरे से। एक जैसे लोग कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, है ना। आप इस चीज को ऐसे लिंक कर सकते हो, तो ये सेम चार्ज होगा तो वो रिपेल करेगा। तो ये पोस्टुलेट हमें ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं उनके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को ओरिएंट कर सकते हैं। और क्यों ओरिएंट करेंगे, इसलिए ओरिएंट करेंगे ताकि जो इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन है उसे वो मिनिमाइज कर सके। अब अगर एक ही
नेचर के लोग एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही छत में रह रहे हैं और उन दोनों की बनती नहीं है, उन दोनों के साथ, दोनों के एक दूसरे के साथ झगड़े होते हैं, तो वो क्या कोशिश करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि हम दोनों का इंटरेक्शन कम से कम हो, ताकि हम दोनों की झगड़े भी कम से कम हो, क्योंकि एक ही छत के नीचे रहना है, और एक ही छत के नीचे रहना है तो झगड़े भी कम करने पड़ेंगे, है ना। सेम ऐसे ही आपके इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने रिपल्सन को मिनिमाइज करते हैं और डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करते हैं। जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना इंटरेक्शन कम होगा, जितना इंटरेक्शन कम होगा उतना ही उनके अंदर रिपल्सन मिनिमाइज हो सकेगा। ठीक है, तो ये सेम अप्लाई होता है किसके ऊपर, आपके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। आई होप इससे आपको समझ में आया होगा कि वेस्पर थ्योरी का जो सबसे पहला पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को ओरिएंट कर सकते हैं। क्यों करते हैं ओरिएंट, ताकि वो रिपल्सन को मिनिमाइज कर सके और डिस्टेंस को मैक्सिमाइज कर सके। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात कर रही हूँ तो मुझे पता है कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन पेयर है ना। अब ये ऑक्सीजन दोनों सेम चार्ज कैरी किए हुए हैं, दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती है, दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है, तो मैं क्या इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना दूं। अगर मैंने इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, तो यहाँ पे डिस्टेंस मिनिमम हुआ, यानी कि रिपल्सन यहाँ पे ज्यादा होगा, इंटरेक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा। तो ये दोनों आपके क्या करेंगे, दोनों एटम एक दूसरे से यहाँ पे डिस्टेंस बनाने लगेंगे, और ये डिस्टेंस कितना करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्सन। जितना ये दोनों एक दूसरे से दूर होंगे उतना कम रिपल्सन होगा। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी कहती है कि इन एटम्स के बीच में या इनके इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में ये टेंडेंसी है कि वो अपने आप को ओरिएंट कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस विद मिनिमम रिपल्सन। इसलिए हम कह सकते हैं इसमें यहाँ पे एंगल जो है वो कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का, क्योंकि इसी एंगल के ऊपर इनका मिनिमम डिस्टेंस, सॉरी मिनिमम रिपल्सन है और मैक्सिमम डिस्टेंस है। ठीक है, यस। नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पोस्टुलेट कहता है द वैलेंस शेल कैन बी थॉट ऑफ अ स्फीयर। आप एक वैलेंस शेल को एक स्फीयर की तरह मान सकते हो, वेयर इन द इलेक्ट्रॉन पेयर आर लोकलाइज्ड ऑन द सरफेस इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मैक्सिमम। इसने सेम वही बात करी जो मैंने आपको बताया था कि हम ऐसा मान सकते हैं, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारा वैलेंस शेल है वो एक स्फीयर की तरह है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है और वो ऐसी पोजीशन के ऊपर लोकलाइज्ड होते हैं सरफेस के ऊपर, ताकि उनके अंदर जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो मैक्सिमम हो सके और रिपल्सन उनका बीच में मिनिमम हो सके। क्लियर, यस। नेक्स्ट जो है दैट इज शुड द central atom of the molecule be surrounded by bond pair of electron, then the asymmetrically shaped molecule can be expected. This is not that much important, so we are not going to discuss about that. Should the central atom be surrounded by both lone pair and bond pair? Yes. अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी। ये बात तो अभी हमने समझी है ना। सबसे पहली बात हमने क्या समझी, वेस्पर थ्योरी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कोई भी अगर आपका पॉली एटमिक मॉलिक्यूल है, ऑब्वियस सी बात है उसके पास बॉन्ड पेयर भी होंगे, उसके पास लॉन पेयर भी होंगे। नाउ यू हैव टू अंडरस्टूड दैट व्हाट इज बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं और लॉन पेयर क्या होते हैं। देखिए जो बॉन्ड पेयर होता है ना, देखिए हम ऐसे कह सकते हैं बॉन्ड पेयर तो वो होगा, वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो दो न्यूक्लियस ने शेयर किए हैं। जब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर डिस्कस की कार्बन डाइऑक्साइड की, सपोज हमारी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की है, तो यहाँ पे कुछ एक एटम्स थे जो ऑक्सीजन और आपके कार्बन दोनों ने म्यूचुअली शेयर किए है ना। यहाँ पे था इसने शेयर किया, इसने शेयर किया। ठीक है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन का आप ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन ने भी शेयर किए हैं और ये ऑक्सीजन के न्यूक्लियस ने भी शेयर किए हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर जिन्हें दो न्यूक्लियस शेयर करते हैं हम उन्हें बॉन्ड पेयर कह सकते हैं, है ना। और जो आपके सिर्फ एक ही एटम के ऊपर प्रेजेंट है उन्हें हम लोन पेयर कहते हैं, जिनकी किसी के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं होती, है ना। आप इस चीज को ऐसे कर सकते हो, जो बॉन्ड पेयर है वो तो आपके मैरिड लोग हैं, ठीक है, यानी कि
दो फैमिली के बीच में प्रेजेंट होते हैं, दो फैमिली उनकी होती है, तो दो न्यूक्लियस उनको शेयर कर रहे हैं। और लॉन पेयर जो है अभी वो बैचलर है, बैचलर है यानी कि हम उन्हें कह सकते हैं अनमैरिड है, अभी वो एक ही फैमिली में है, ठीक है ना, अभी उन्हें एक ही न्यूक्लियस शेयर कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि बॉन्ड पेयर आपका मैरिड है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो इसे फ्रीडम भी कम मिलती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे इसकी फ्रीडम दब जाती है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इन टर्म ऑफ दिस कि इसके पास जो बॉन्ड पेयर होते हैं उनके पास फ्री स्पेस कम होता है, यानी कि बॉन्ड पेयर इतना ज्यादा रोटेट नहीं कर सकता, इतना ज्यादा अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन लॉन पेयर अनमैरिड बंदा है, फ्री बंदा है, किसी चीज का कोई प्रेशर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो इसके पास जो फ्री स्पेस होता है वो ज्यादा होता है। और क्योंकि इसके पास फ्री स्पेस ज्यादा है तो ये ज्यादा स्पेस के अंदर ओरिएंट कर सकता है। ये सेकेंड पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इन पोस्टुलेट्स के ऊपर ही आपकी पूरी वेस्पर थ्योरी डिपेंड करती है। सो हमने सेकंड यहाँ पे क्या देखा, पोस्टुलेट हमारा कि किसी भी एटम के अंदर दो टाइप के आपको पेयर देखने को मिलते हैं, एक होते हैं बॉन्ड पेयर, सेकंड होते हैं आपके लॉन पेयर। लोन पेयर एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर ज्यादा फ्री स्पेस होने की वजह से ये ज्यादा ओरिएंट कर सकते हैं, यानी कि ये जो लॉन पेयर रिपल्शन होगा, लोन पेयर रिपल्शन हमेशा ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, बॉन्ड पेयर रिपल्शन की कंपैरिजन, ठीक है। यस, ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। Yes. Now, next is the Vesper theory can be applied to each resonance structure of a molecule कि किसी भी तरीके की अगर आपके मॉलिक्यूल की resonance structure है तो उसके ऊपर आपकी Vesper theory applicable होगी। The strength of the repulsion is strongest in two lone pair and weakest in two bond pair। ये same line, ये same postulate जो मैंने अभी आपको समझाया कि जो strength of repulsion होगी, ठीक है, जो स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्सन होगी यानी कि जिस स्ट्रेंथ के साथ आपके जो पेयर है वो रिपल होंगे उसकी स्ट्रेंथ आप देखते हो कि दो लॉन पेयर के अंदर ये मैक्सिमम होती है और दो बॉन्ड पेयर के अंदर ये मिनिमम होती है, ठीक है। यस, इफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर क्लोजर टू ईच अदर दे विल रिपेल ईच अदर, कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आपके सेंट्रल एटम के अराउंड क्लोज विसिनिटी के अंदर है तो वो एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे, जितना ज्यादा दूर होंगे उतना कम रिपेल करेंगे। सो दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। इफ द इलेक्ट्रॉन पेयर lie far from each other the repulsion between them will be less and eventually the energy of the molecule will be low, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे समराइज फॉर्म में आपको कहना चाहूँ तो हमने सबसे पहले क्या कहा कि वेस्पर थ्योरी कुछ एक चीजों को ध्यान में रखती है। सबसे पहली बात वैलेंसी, किसी भी मॉलिक्यूल की वैलेंसी क्या है, ठीक है। सेंट्रल एटम आपको ध्यान में रखना है, फिर उसके बाद आपको देखना है कि उसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर है, कितने उसके अंदर लोन पेयर है, बिकॉज बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के ऊपर ही रिपल्शन बेस्ड करता है। और हमारी वेस्पर थ्योरी रिपल्शन की ही बात करती है कि इलेक्ट्रॉन के पेयर के बीच में कितना रिपल्सन है, उसी रिपल्सन के बेस पर हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये हमने देखा कि लेविस फॉर्म जो होता है वो हमें आइडल कंडीशन बता देता है, बट एक्चुअल में आइडल कंडीशन ये नहीं होती। लॉन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा रिपेल कर देता है, यहाँ पे जो लॉन पेयर के बीच में जो एंगल बनता है वो आपका ज्यादा बनता है, या कहीं स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्सन आपकी लॉन पेयर के अंदर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे लॉन पेयर में रिपल्शन है तो ये मैक्सिमम होगा, अगर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन की बात करें तो ये मिनिमम होगा, और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में यहाँ पे मॉडरेट होगा। अब ये चीज आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज आपके दिमाग में घूम रही होगी, भाई हम इतना सारा रायता क्यों समझ रहे हैं। एक्चुअल में बहुत ही सिंपल सा थ्योरी है, बहुत ही सिंपल सा थ्योरी है। इस सिंपल सी थ्योरी के बेस के ऊपर आप किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उस मॉलिक्यूल का 3D फॉर्म में क्या स्ट्रक्चर होगा। बिकॉज जो लेविस स्ट्रक्चर होती है ना, लेविस स्ट्रक्चर हमें 2D डायमेंशन में बताता है कि किसी मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, बट अगर हमें 3D स्पेस के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर समझनी है तो उसमें वेस्पर थ्योरी हमारी हेल्प करेगी। और उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके सेंट्रल एटम के पास
कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लॉन पेयर हैं। जितने लॉन पेयर होंगे उतना ज्यादा वहां पे रिपल्शन होगा, और जितना रिपल्शन मैक्सिमम होगा उतना ही बॉन्ड एंगल डेविएट कर जाएगा, और उसी डेविएशन के बेस पर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि उसकी 3D स्ट्रक्चर किस तरीके की होगी। तो आपको याद रखना है कि लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन मिनिमम होता है। और ये कंसेप्ट याद करने के लिए मैंने सिंपल सा आपको बताया, बॉन्ड पेयर भाई साहब अपने हमारे मैरिड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, फ्री स्पेस उस बेचारे के पास कम है, तो वो ज्यादा घूम नहीं सकता, क्योंकि 2 न्यूक्लियस है, उसको 2 न्यूक्लियस संभालने हैं, है ना, तो इसलिए वो ज्यादा घूम नहीं सकता, इसलिए उसके अंदर रिपल्शन मिनिमम होता है। लोन पेयर भाई साहब बैचलर है, फ्री है, अपनी जिम्मेदारी उसके पास अभी कोई है नहीं, एक ही फैमिली है, हैंडल कर लेता है, तो उसके पास रिपल्शन यहाँ पे मैक्सिमम होगा, स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्शन। ठीक है, एक और चीज आपको यहाँ से याद रखनी है कि ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा रिपल्शन मैक्सिमम होता है, डबल बॉन्ड में कम और सिंगल बॉन्ड में सबसे कम। ठीक है, यस। हाँ, अब हमें ये देखना है कि अगर हमें कोई मॉलिक्यूल एग्जामिनर देता है तो हम उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको वेस्पर थ्योरी के हिसाब से कोई स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने को दी जाए, तो सबसे पहले आपको उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या देखना है कि मुझे कोई कंपाउंड दे दिया, मुझे कोई मॉलिक्यूल दे दिया, जैसे कि CO2 दे दिया, NH3 दे दिया, या मुझे CH4 दे दिया, या मुझे BF3 दे दिया, है ना, मुझे कोई भी उन्होंने मॉलिक्यूल दे दिया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे इसकी स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करनी है, तो बताइए मैं कैसे करूंगी। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सबसे पहले फाइंड आउट करना है। इन शॉर्ट में कहूं, आपको सभी के अंदर सबसे पहले सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी बॉन्डिंग हो रही होगी वो सेंट्रल एटम के साथ हो रही होगी, तो आपको सबसे पहले सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये सेंट्रल एटम में आप कैसे देखोगे, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रेजेंट है तो आपको लीस्ट 1 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, इतनी सी बात हो गई। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द सेंट्रल एटम मस्ट बी काउंटेड। कि अगर आपका चाहे कोई भी उन्होंने मॉलिक्यूल दिया, आपको उसकी आउटर मोस्ट सबसेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने। ठीक है, टोटल नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने CO2 लिया, मुझे पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, एटॉमिक नंबर 8, वैलेंसी कितनी 6। अब मुझे टोटल नंबर फाइंड आउट करना है, कार्बन मेरे पास कितना है 1, सो 1 into 4 मैंने कर दिया, राइट, प्लस में ऑक्सीजन मेरे पास कितना है 2 इंटू वैलेंसी कितनी 6, सो 4 प्लस में 6 2 जा 12, सो टोटल नंबर मेरे पास कितना आ गया 60। यानी कि टोटल वैलेंसी मेरे पास कितनी आ गई, टोटल की बात कर रही हूं मैं, कितना आ गया 60। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप मेरा क्या था, सबसे पहले मैंने सेंट्रल एटम को फाइंड आउट किया, उसके बाद मैंने देखा टोटल वैलेंसी कितनी है आउटर मोस्ट शेल से बिलोंग की हुई। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू अदर एटम एंड यूज इन बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम मस्ट बी काउंटेड। अब मुझे इस चीज को देखना है, मैंने वैलेंसी देख ली, अब मुझे इस चीज को देखना है। ठीक है, इस चीज को मुझे कैसे देखना है, इतना पोर्शन कैलकुलेट होने के बाद मुझे देखना है कि ऑक्सीजन मेरे पास है ना, 2 एटम मेरे पास प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट सब सेल के अंदर कितने होने चाहिए 8, 8 दूनी 16, क्लियर, यानी कि आइडियली मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी मैं इनको फिल कर पाऊंगी, इन्हीं की सब सेल को फिल कर पाऊंगी। ठीक है, तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब इन दो वैल्यूज को मेरे को कंपेयर करना है। इनको कंपेयर कैसे करूंगी कि जो टोटल वैलेंसी मैंने कैलकुलेट करी है और जो ये वैलेंसी है उसमें से उसको मैं माइनस कर दूंगी, सो 16 माइनस 16 कितना आ गया 0। अगर ये वैल्यू 0 आती है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। अब ये चीज अगर आपके पास आ गई तो आप स्ट्रक्चर आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कैसे, क्या जरूरत है बॉन्ड पेयर लॉन पेयर कैलकुलेट करने की, तो जरूरत है, क्योंकि हमें 2 चीजें बताई जाती हैं, एक होती है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, दूसरी होती है शेप।
जब भी आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि आपको ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करनी है वेस्पर थ्योरी को यूज करके, तो आप उसमें बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों का सम देखेंगे। सम इन द सेंस आप सिंपली जेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और आपको कोई मतलब नहीं है कितने बॉन्ड पेयर है कितने लॉन पेयर है, आपको सिंपली उनका सम देखना है और उसके हिसाब से आपको स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करनी है। अब मैं इस किस जेड वैल्यू की बात कर रही हूँ, तो देखिए जेड वैल्यू हमारी, हम लोग जब जेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, प्लस में अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो उसको नेगेटिव चार्ज को प्लस कर दो उस एटम के ऊपर, माइनस कर दो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो, और प्लस कर दो मोनोवेलेंट एटम को, उससे हमें जेड वैल्यू मिलती है। और अगर जेड वैल्यू आपके पास, सपोज हमारे पास जो जेड वैल्यू है वो 2 आती है, तो हम लोग यहाँ से समझेंगे कि हमारा जो एटम हो, जो हमारा मॉलिक्यूल होगा उसका लीनियर स्ट्रक्चर। देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रहे हैं। हमने अभी तक क्या बातें करी, हमने कहा कि सबसे पहले हमें अपना जो भी आपका मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें से आपको लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एज अ सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें उसकी आउटर मोस्ट सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कितने प्रेजेंट है। फिर हमें देखना है कि कितने वहाँ पे होने चाहिए, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, उससे हमें पता चलेगा हमारे पास कितने लोन पेयर और कितने हमारे पास बॉन्ड पेयर। ठीक है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर आने के बाद हम लोग शेप और ज्योमेट्री को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जो लॉन पेयर है उसकी वैल्यू आती है 0, तो आपको इस टेबल को ध्यान रखना है। ठीक है, इस टेबल को ध्यान रखना है, और ये टेबल अगर आपके लॉन पेयर होते हैं 0, तो आपको यहाँ से ये बात याद रखनी है कि ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। जो ज्योमेट्री होगा वही शेप होगा। इसको आपको नोट डाउन डाल के इस चीज को याद रखना है। कब, जब लॉन पेयर 0 होंगे। ठीक है, अगर लॉन पेयर 0 है और आपका z का वैल्यू आता है 2, तो आपका लीनियर स्ट्रक्चर होगा। लीनियर इन द सेंस ये हमारा सेंट्रल एटम है और इस सेंट्रल एटम के साथ हमारे दूसरे एटम प्रेजेंट होंगे, अटैच होंगे, और इनके बीच में जो लीनियर अगर स्ट्रक्चर होता है, तो क्योंकि हमने क्या पढ़ा था वेस्पर थ्योरी में, मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्सन, तो ये मिनिमम रिपल्सन कब होगा, जब एंगल हमारा 180 बनेगा, है ना। ये तो नॉर्मल सी बात आप सभी को पता है। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 चीजें हैं, मान लो मैंने ऐसे कुछ लिखा कि मेरे पास 2 यहाँ पे है, बी और बी, अगर मैं इनको ऐसे लिखूंगी तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच का डिस्टेंस कम है, यहाँ पे इनका रिपल्शन ज्यादा होगा, और मुझे क्या करना है, रिपल्सन को मिनिमम करना है, तो इनके डिस्टेंस को बढ़ा दूं, और इनके डिस्टेंस को इतना बढ़ा दूं कि इनका मैक्सिमम क्या हो जाए, डिस्टेंस हो जाए, मिनिमम रिपल्सन हो जाए, तो यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, 180 का बनेगा। क्लियर, यस। अगर z का वैल्यू 3 है तो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर आप दिख रहे हो, यहाँ पे एक प्लेन के अंदर यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, तो हम कह सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर। और इस ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर हर एक जो एंगल है वो कितने का बनेगा, 120 का, है ना। अब सभी को पता है कि ये जो एंगल होता है आपका, ये होता है 360। अब मुझे ट्राइगोनल है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल मेरा 120 का बनेगा। आइडल कंडीशन की बात करें हम लोग, कब की बात करें हैं, जब लोन पेयर 0 है। ठीक है, अगर मेरा z का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे क्या होगा, जो ज्योमेट्री है वही शेप के बराबर होगा, तो यहाँ पे किस तरह की शेप होगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब 3 इस प्लेन में होंगे और एक मेरा ऊपर होगा, तो ये जो बीच में इनका एंगल बनेगा ये बनेगा आपका 1095, राइट। z का वैल्यू अगर 5 है तो, z का वैल्यू अगर 5 होता है तो आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे 2 प्लेन होंगे, 3 आपके इस तरीके से एक ट्राइगोनल बनाएंगे, 2 इसके बिल्कुल आपके राइट एंगल के, राइट एंगल हम लोग बनाएंगे, बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपका राइट एंगल बनेगा। ठीक है, यस यस, तो हम इसे कह सकते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये शेप आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम डिस्टेंस करना है, मिनिमम रिपल्सन करना है। तो जब आपके पास 5 यहाँ पे एटम प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात आप कैसे करोगे, यहाँ पे अरेंज, ये 3 तो हमारे एक ही प्लेन में आ जाते हैं। और ये हमने बाइपिरामिडल किस लिए बोला, देखिए बाइपिरामिड आपका कैसे बनेगा, ये तीनों एटम एक ही प्लेन में है, ये दोनों अलग प्लेन में।
अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो एक पिरामिड स्ट्रक्चर मेरा यहाँ से ये बन रहा है ना, और इनको अगर ऐसे ज्वाइन कर दूं तो एक पिरामिड मेरा ये बन रहा है, तो दो पिरामिड बन रहे हैं। और बीच में हमारा एक प्लेन है, इसलिए वो भी हमारा ट्राइगोनल प्लेन है, तो हमने कह दिया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। ठीक है, एंगल क्या बनेगा, जो ये ट्राइगोनल बीच में प्रेजेंट है इसमें तो एंगल बनेगा 120, और ये जो ऊपर ऊपर हमारे प्रेजेंट है इनके बीच में यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री का। अगर z मेरा होता है 6, तो उस केस में मेरी जो शेप बनेगी दैट इज ऑक्टाहेड्रल, और एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको याद रखना है। ये कंडीशन कब होगी, जब लॉन पेयर 0 है। लेकिन अगर लॉन पेयर हमारे पास होता है तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, देखिए उस कंडीशन में आपके पास चीजें एकदम रिवर्स हो जाएंगी। रिवर्स इन द सेंस कि उस टाइम पे आपकी कंडीशन ऐसी हो जाएंगी, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं इस टेबल को, कि अगर आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, देन द कंडीशन इज ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप। देन आपका ज्योमेट्री अलग होगा, शेप आपका अलग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये आपका एक कंबाइंड स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि अगर z की वैल्यू 2 है और लॉन पेयर यहाँ पे 0 है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर होगा, है ना। ये आपकी ज्योमेट्री दी हुई है। ज्योमेट्री किसी भी हालत में चेंज नहीं होगी, बिकॉज ज्योमेट्री का मतलब होता है हमें बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों देखने हैं। शेप का मतलब होता है हमें सिर्फ बॉन्ड पेयर देखने हैं। अब हम शेप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए शेप हमें कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास z की वैल्यू 3 है, ठीक है, और उसका शेप आइडली होना चाहिए, ज्योमेट्री उसका होना चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब ये मेरा सेंट्रल एटम है और ये आपका एक ट्राइगोनल बन गया और इसमें 120 डिग्री का एंगल बन गया। ये कब होगा, जब यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर इज इक्वल टू 0 है। लेकिन जैसे ही लोन पेयर यहाँ पे एक लोन पेयर अगर प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा, मैं यहाँ पे लोन पेयर को रख देती हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे दोनों सेंट्रल एटम के अराउंड यहाँ पे दो एटम प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। ये दो मेरे पास बॉन्ड पेयर है, ये दो मेरे पास बॉन्ड पेयर है, लेकिन ये मेरे पास लॉन पेयर। तो ये लॉन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे ये जो एंगल होगा ना इसको बढ़ा देगा, इस एंगल को बढ़ा देगा। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो एंगल होगा इट इज ग्रेटर देन 120। और अगर ये एंगल बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो एंगल है ये एंगल हमारा छोटा हो जाएगा। तो इस एंगल के बारे में मैं कह सकती हूँ इट इज लेस देन 120। वेट अ सेक गाइस, यस, लेस देन 120। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। और जब आप शेप को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आप शेप कैसे प्रेडिक्ट करोगे, ये तो बात आ गई एंगल की। शेप के टाइम पे आपको क्या करना है, इस पोर्शन को आपको जहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है ना उस चीज को आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि शेप के टाइम पे हम लोग लोन पेयर को नहीं देखते, हम लोग उसे कैलकुलेट नहीं करते, उसको इंक्लूड नहीं करते। उस टाइम पे हमें सिर्फ बॉन्ड पेयर देखना है। तो अगर आप इस पोर्शन को इग्नोर करते हो, ये पोर्शन मैं इरेज कर दूं, तो मेरे पास सिर्फ ये शेप बचती है। और ये शेप आपको कैसी दिख रही है, ये आपको वी शेप दिख रहा है, रिवर्स उल्टा वी शेप दिख रहा है। हम इसे बेंट शेप या वी शेप कह सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या चीज मैंने आपको समझाई कि जब भी आपको ज्योमेट्री देखनी है तो उस टाइम पे आपको सिर्फ बॉन्ड पेयर लॉन पेयर का सम देखना है, ठीक है। लेकिन जब आपको शेप देखनी है तो आपको लॉन पेयर को इग्नोर करना है और बॉन्ड पेयर की एक्चुअल जो पोजीशन है उसके हिसाब से शेप को प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप होगा, और यहाँ पे जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी। लेकिन अगर लोन पेयर है तो हमारा यहाँ पे लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से जो एंगल है वो भी क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है एक आइडल एंगल से, और शेप भी कैसी बन जाती है, वी शेप, बेंट शेप बन जाती है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी शेप याद रखनी है कि अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो एक लोन पेयर की कंडीशन में आपको कुछ इस तरीके का, यानी कि आपको पिरामिडल शेप, ये आप नोट डाउन करें,
लॉन पेयर अगर एक होता है तो पिरामिडल शेप, लॉन पेयर अगर दो होते हैं तो अगेन यहाँ पे आपको बेंट शेप देखने को मिलेगी। z इज इक्वल टू 5 होने पे ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और अगर आपका लॉन पेयर 0 है तो शेप भी आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। लेकिन जैसे ही एक लॉन पेयर अगर प्रेजेंट है तो शू हॉर्स जैसे, यानी कि ये आपको शू हॉर्स दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपको शेप देखने को मिलेगी। दो लॉन पेयर अगर प्रेजेंट है तो आपकी शेप ऐसे टी शेप मिलेगी। अच्छा जी, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी आपका यहाँ पे ये ऐसी कुछ पोजीशन आती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लॉन पेयर को एक एक्सल पोजीशन पे रखना है, आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे नहीं रखना है। ये वाला जो पोजीशन होता है दिस वन एंड दिस वन, दीज आर इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। और ये जो आपकी ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन है, ये हमारा एक्सल है। तो लॉन पेयर हमेशा एक्सल पोजीशन पे आएगा, इसलिए इसमें आप क्लियरली देख भी सकते हो इस टेबल के अंदर लॉन पेयर आपकी कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सल पोजीशन के ऊपर, ये एक्सल पोजीशन है। क्लियर? यस, तो आपको ये टेबल याद रखनी है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपसे ये क्वेश्चन हमने गेट के आपके PYQ से मैंने उठाया है, प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया है, जिसमें आपको वेस्पर थ्योरी को अप्लाई करके यहाँ पे बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैंने आपको स्टेप बताए। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के लिए हम इसी मॉलिक्यूल को उठा लेते हैं। हमारे पास है SO2, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या था, मुझे सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करना है। तो मेरा सेंट्रल एटम कैसा होगा, लीस्ट नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे मेरा सेंट्रल एटम क्या होगा, यहाँ पे मेरा सेंट्रल एटम होगा सल्फर। सेकेंड स्टेप में मुझे देखना है सल्फर की वैलेंसी कितनी है। ठीक है, दोनों की वैलेंसी देखूंगी। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, अगर मैं सल्फर की वैलेंसी की बात करूं, सो यस इसका जो वैलेंसी होता है आपका, ऑक्सीजन की वैलेंसी आप सभी को याद है। सल्फर की अगर वैलेंसी करते हैं तो यहाँ पे अगेन 6 आ जाता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी में भी यहाँ पे यस 6 आ जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले मुझे यहाँ पे प्रेडिक्ट करने पड़ेंगे, है ना। मेरा दूसरा स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप मेरा ये हो गया। दूसरा स्टेप मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने हैं, कितने हुए, 6 × 1 प्लस 2 × 6, तो 6 प्लस 12 इक्वल टू 80, राइट। ये तो मैंने आउटर मोस्ट सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको देखा। अब मैं कैलकुलेट करती हूँ कि एक्चुअल में कितने होने चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 2 × 8 यानी कि 16, राइट। तो अब मुझे इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ये मेरा थर्ड स्टेप होगा, दिस इज सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप मेरा क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी में से मुझे जो वैलेंसी एक्चुअल में है उसको माइनस करना है। तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 2। अगर ये डिफरेंस आपका आता है 2, तो मतलब ये होगा आपके पास यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर ये डिफरेंस आ जाता 4, तो मैं मान लेती मेरे पास यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर ये डिफरेंस आता 6, तो मैं कहती यहाँ पे मेरे पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया कि यहाँ पे 1 लोन पेयर है और एक लोन पेयर मेरा यहाँ से प्रिडिक्ट हो गया। ठीक है, अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। जब मुझे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर देखने हैं तो उस टाइम पे मुझे क्या देखना होगा, यहाँ पे 6, let me erase this first। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर मैंने अगर कैलकुलेट करने हैं तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एक लॉन पेयर इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, बॉन्डिंग कितनी हो रही है, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर होंगे। क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना, सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर बने, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर बने। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करूँ, Z की वैल्यू में यहाँ से कैलकुलेट करूं तो Z इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख लेती हूँ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सेंट्रल एटम का, यहाँ पे मेरा 6 प्लस में
कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ना ही मेरा नेगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज है। मोनोवेलेंट एटम, यहाँ कोई मोनोवेलेंट नहीं है, तो मैं कह सकती हूँ कि Z की वैल्यू मेरी कितनी आ जाती है, इट इज 6/2 यानी कि 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो मेरे पास पेयर प्रेजेंट है वो है 3, और इन 3 पेयर में से एक मेरा लॉन पेयर हो गया जो कि मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया, और 2 मेरे पास बॉन्ड पेयर हो गए। ठीक है, ये मेरा 4th स्टेप हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जो ज्योमेट्री है वो किस पे डिपेंड करेगी, Z की वैल्यू पे। अब Z की वैल्यू कितनी है, 3, यानी कि ज्योमेट्री क्या होगी, Z की वैल्यू अगर 3 है तो ऑब्वियस सी बात है ज्योमेट्री यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, ट्राइगोनल होगी। अब मुझे ये कैसे पता चला ट्राइगोनल होगी, ये जो टेबल है ना वो आपको याद रखनी है। ठीक है, इस टेबल में मैंने आपको दिया हुआ है कि अगर आपकी ज्योमेट्री होती है, Z की वैल्यू 3 होती है, तो ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ठीक है, अब मुझे शेप प्रिडिक्ट करना है। अगर मुझे शेप प्रिडिक्ट करना है तो मैं यहाँ से शेप कैसे प्रिडिक्ट करूंगी, शेप के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखना है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 बॉन्ड पेयर है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं 2 बॉन्ड पेयर के केस में अगर एक लोन पेयर होता है तो मेरा कैसा यहाँ पे बनेगा, बेंट शेप बनेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मुझसे शेप पूछा गया होता तो मैं कह सकती थी कि मेरा जो शेप बनेगा वो कैसा होगा, बेंट वी शेप या फिर एंगुलर। क्लियर। तो इस तरीके से 1 बाय 1 मुझे हर एक एटम का यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन तुम्हारा गलत हो जाता है क्योंकि इन्होंने लीनियर स्ट्रक्चर का पूछा था, लेकिन ये तो लीनियर नहीं है, ये तो ट्राइगोनल है, तो ये मेरा इनकरेक्ट हो जाता है। ऐसे ही मैं NO2 का चेक करूंगी, Cl2 होगा चेक करूंगी, और N2 होगा। तो लास्ट में मुझे ये देखने को मिलता है कि इसके पास भी लॉन पेयर प्रेजेंट है, और जहां लॉन पेयर होंगे वहां पे लीनियर स्ट्रक्चर तो नहीं होगी। ठीक है, नॉट एवरी केस एक्चुअली, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका N2 हो। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे डील करना है। इसके बाद कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में लेके आऊंगी डेफिनेटली, बट ये लेसन थोड़ा लेंदी हो गया है, इसलिए आज के लेसन को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं विस्पर थ्योरी से रिगार्डिंग कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू so much guys for watching this video. If you like this video, please hit the like button, share my video and subscribe my channel.